जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 29 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत और किस देश के बीच 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन हो गई है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो दोस्तों, भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन विमान खरीदने वाला है। तो इसके लिए डील साइन हो गई है, यानी समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं और जो डील होनी थी उस पर भी साइन हो गए हैं। तो जो 26 राफेल विमान खरीदे जाएंगे फ्रांस से, उसमें से 22 होंगे सिंगल सीटर और 4 होंगे डबल सीटर। और ये जो 26 राफेल विमान आएंगे ये भारतीय नौसेना में शामिल किए जाएंगे। दोस्तों, ये जो डील साइन की गई है नई दिल्ली में, उसमें हस्ताक्षर किसने किए हैं भारत की तरफ से? तो भारत के जो रक्षा सचिव हैं राजेश कुमार सिंह, उन्होंने इस डील को साइन किया है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये डील कितने रुपए की है, यानी कि कितने रुपए में भारत ये विमान खरीद रहा है? तो 63,000 करोड़ रुपए में ये डील हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हथियारों की खरीद के मामले में यह फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। दोस्तों, ये विमान 2028-29 तक डिलीवर किए जाएंगे और 2031-32 तक सभी विमान भारत पहुंच जाएंगे। आपको याद रखना है कि भारत ने राफेल विमान भी फ्रांस से ही खरीदे थे। ठीक है, और अब जो मरीन राफेल विमान है ये भी भारत ने फ्रांस से ही खरीदे हैं। राफेल मरीन विमान की कुछ विशेषता हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो है 3700 किलोमीटर की। इसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं। इसकी रफ्तार है 2200 किलोमीटर पर हावर और ये 50,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। न्यूक्लियर अटैक और एंटी शिप स्ट्राइक कर सकता है और मिड एयर रिफ्यूलिंग और एडवांस राडार टेक्नोलॉजी है, यानी कि यह हवा में ही अपने फ्यूल को भर सकता है, यानी कि इसमें हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है। बहुत कम जगह पर लैंड कर सकता है, यह इसकी विशेषता है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी विशेषता है। इसमें आपको याद रखना है कि यह 9 टन तक के हथियार ले जाने में सक्षम है और 10 घंटे तक फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग ये कर सकता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं राफेल मरीन फाइटर जेट की। अगला क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 29 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 1982 में आधुनिक वेले के निर्माता जीन जॉर्जेस नोवेरे के जन्म दिवस पर मनाया गया था। दोस्तों, बेले एक प्रकार का डांस होता है, तो उसी के निर्माता हैं जीन जॉर्जेस नोवेरे। तो इनके जन्म दिवस पर यानी 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों डांस की बात हुई है, तो चलिए भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं या जो क्लासिकल डांस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, जबकि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो जो संगीत नाटक अकादमी है उसके अंतर्गत कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भरतनाट्यम है, ये तमिलनाडु में संबंधित है, और कथक उत्तर भारत, पश्चिम और मध्य भारत से संबंधित है। कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, ओडिसी ओडिशा से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरल से और सत्रिया असम से। जो संस्कृति मंत्रालय है ये छऊ डांस को भी क्लासिकल डांस की कैटेगरी में रखता है, जो कि ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में किया जाता है, यानी वहां पर इसका आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, मिशन अमृत सरोवर के तहत भारत में 68,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं, यानी तालाब बनाए गए हैं। यह मिशन कब शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा 2022 में। तो 2022 और 2023 के बीच में भारत में 68,000 से अधिक अमृत सरोवर निर्मित किए गए हैं। बात करते हैं मिशन अमृत सरोवर की, तो हर जिले में 75 अमृत सरोवर यानी तालाब बनाने के लिए 2022 में मिशन अमृत सरोवर को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करना। ठीक है, तो गाँवों में जल संकट को दूर करने के लिए तालाब बनाए जाते हैं इस मिशन के तहत, और जिससे पानी को एकत्रित किया जाए और जो जल संकट है उससे बचा जाए। तो अमृत सरोवर की साइट को ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित किया जाता है, यानी कि ग्राम सभा ये डिसाइड करती है कि ये तालाब कहाँ पर बनाया जाएगा। तो हर सरोवर में 1 एकड़ का तालाब क्षेत्र होता है। कोई अलग से वित्तीय आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि ग्राम पंचायत और ये सभी मिलकर के इस अमृत सरोवर का निर्माण करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो केंद्र सरकार ने
उबर और ओला की तरह सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने की अभी हाल ही में घोषणा की है। आयुष मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 10 लाख सौर ऊर्जा संचालित घरों को पार कर लिया है। और जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है यह 2024 में शुरू की गई थी। भारत ने शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट परियोजना शुरू की है। और केंद्र सरकार ने व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए एनटीटी लॉकर को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 को किसने जारी किया है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा अभी हाल ही में विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 को जारी किया है, जिसमें दुनिया भर में बढ़ती असुरक्षा, असमानता, आर्थिक सुरक्षा और एकजुटता पर प्रकाश डाला गया है। यह जो रिपोर्ट है यह संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यानी UNDESA के द्वारा जारी किया जाता है। अब ये जो विश्व सामाजिक रिपोर्ट जारी की गई है, चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु डिस्कस करते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि वैश्विक जनसंख्या का 60% हिस्सा आर्थिक असुरक्षा का अनुभव करता है। यानी कि पूरी दुनिया में जितनी भी जनसंख्या है उसमें से 60% ऐसी जनसंख्या है जो कि आर्थिक असुरक्षा का अनुभव करता है, यानी कि वो आर्थिक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 को किसने जारी किया है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र ने, यानी यूनाइटेड नेशन ने अभी हाल ही में विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 को जारी किया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 को जारी किया है, जिसमें दुनिया भर में बढ़ती असुरक्षा, असमानता, आर्थिक सुरक्षा और एकजुटता पर प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यानी UNDESA के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु डिस्कस करते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि वैश्विक जनसंख्या का 60% हिस्सा आर्थिक असुरक्षा का अनुभव करता है। यानी कि विश्व की जो 60% जनसंख्या है उसके पास आर्थिक सुरक्षा नहीं है, यानी कि वो आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं है। 690 मिलियन से अधिक लोग अभी भी अत्यधिक गरीबी में हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट करते जाएं जो कि इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। गरीबी में कमी के बावजूद 2/3 देशों में आय असमानता बढ़ी है। सबसे धनी 1% लोगों के पास 95% मानवता से अधिक संपत्ति है। यानी कि 1% जो धनी लोग हैं पूरी दुनिया में, उनके पास 95% मानवता से अधिक संपत्ति है। ये बताया गया है इस रिपोर्ट में। वैश्विक स्तर पर 50% से अधिक लोगों का मानना यह है कि आर्थिक संकट, गलत सूचना और शासन विफलताओं के कारण उन्हें सरकारों पर कम या कोई भी भरोसा नहीं है। 1995 से अब तक 1 अरब से अधिक लोग घोर गरीबी से बाहर आ चुके हैं और विश्व स्तर पर 60% श्रमिकों को नौकरी छूटने का भय है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बिंदु आप नोट कर लें जो इस रिपोर्ट में बताए गए हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो दोस्तों, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है। पहला बैच पहले भेजा जा चुका है, अब इसका दूसरा बैच गया है। दोस्तों, फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल के आयात के लिए भारत के साथ समझौता करने वाला पहला देश था। यानी कि फिलीपींस पहला ऐसा देश है जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। भारत और फिलीपींस के बीच 2022 में 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रसिया के द्वारा डेवलप किया गया है। इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम हो गया ब्रह्मोस। दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की स्पीड 2.8 मैक यानी कि काफ़ी तेज़ है और इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसे पनडुब्बी, जहाज़, विमान या ज़मीन से लॉन्च किया जा सकता है। यह हवा में अपना रास्ता भी बदल सकती है, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।
अर्जेंटीना, वियतनाम सहित 12 ऐसे देश हैं जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की इच्छा रखते हैं, यानी कि वो अपनी इच्छा बता चुके हैं कि वो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप देखा गया है? आंसर हो जाएगा इसका मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप देखा गया है। तो मिजोरम राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप के कारण 3050 से अधिक जो स्वाइन होते हैं उनकी मौत हो गई है। तो ये प्रकोप 2021 से चल रहा है और अभी हाल ही में मार्च अप्रैल में इसका प्रकोप काफ़ी अधिक मात्रा में मिजोरम राज्य में देखा गया है। तो 2021 से जब से ये प्रकोप है मिजोरम राज्य में, तब से लेकर के अब तक 896.69 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है मिजोरम की राज्य सरकार को। दोस्तों, अफ्रीकी स्वाइन फीवर की अगर हम बात करें तो यह संक्रामक बीमारी है और यह घरेलू और जो जंगली स्वाइन होते हैं उनको ये प्रभावित करती है। लगभग 100% मृत्यु का कारण बनती है। अगर कोई स्वाइन इससे इफेक्ट हो जाता है तो उसकी लगभग मृत्यु ही हो जाती है। यह बीमारी अफ्रीका में उत्पन्न हुई थी, बाद में ये दुनिया भर में फैल गई है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण इंसानों को कोई नुकसान नहीं है, यानी कि ये इंसानों को प्रभावित नहीं करती है। मिजोरम की बात कर लेते हैं तो दोस्तों, यह पूर्वोत्तर का एक राज्य है। यह असम का एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1972 में इसे असम से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। फिर मिजोरम राज्य को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। मिजोरम राज्य की सीमा म्यांमार में और बांग्लादेश के साथ लगती है। यहाँ के राज्यपाल हैं BK सिंह और मुख्यमंत्री हैं लाल दोहोमा, और राजधानी की बात करें तो आइजोल है। और यहाँ पर आप मिजोरम को देख सकते हैं इंडिया के मैप में। ठीक है, तो यहाँ पर स्थित है मिजोरम। अगला क्वेश्चन है 17वीं TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2025 दौड़ के अंतर्राष्ट्रीय एलीट पुरुष स्पर्धा में किसने जीत हासिल की है? आंसर हो जाएगा इसका जोशुआ चेप्टेगी ने। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा कि जो TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2025 प्रतियोगिता है, यह 10,000 मीटर की एक दौड़ प्रतियोगिता है जो कि 2 पार्ट में आयोजित की जाती है। तो पहला पार्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, दूसरा पार्ट होता है भारतीय स्तर का। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पार्ट होता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो एथलीट होते हैं वो शामिल होते हैं, और भारतीय स्तर की जो स्पर्धा होती है उसमें भारतीय एथलीट शामिल होते हैं। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय एलीट पुरुष स्पर्धा थी उसमें युगांडा के जोशुआ चेप्टेगी ने जीत हासिल की है। वहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला वर्ग की बात करें तो यह स्पर्धा युगांडा की ही सारा चेलंगट ने जीती है। अगर हम भारतीय स्पर्धा की बात करें तो भारतीय स्पर्धा में पुरुष वर्ग में अभिषेक पाल ने जीत हासिल की है और महिला वर्ग में संजीवनी जाधव ने जीत हासिल की है। और यह प्रतियोगिता 10,000 मीटर की एक दौड़ प्रतियोगिता है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है और इसका जो आयोजन है यह 27 अप्रैल 2025 को किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। यहाँ पर एक स्पोर्ट्स की बात हुई है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। रोहित शर्मा T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। पहले कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली IPL में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर करने वाले बल्लेबाज बने हैं अभी हाल ही में। ऑस्कर पियास्ट्री ने 2025 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। श्रेयस अय्यर ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2024 का पुरस्कार जीता है। मोहन बागान ने ICL 2024-25 का खिताब अभी हाल ही में जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को हरित पहल के लिए प्लेटिनम पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा हुबली एयरपोर्ट। तो दोस्तों, अभी हाल ही में हुबली एयरपोर्ट को एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ACI ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉग्निशन 2025 में प्लेटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि हुबली में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI का 8 मेगावाट का सौर संयंत्र है जो कि कई एयरपोर्ट को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लें। इसी के लिए हुबली एयरपोर्ट को ये प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 में विश्व का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है अटलांटा जो कि अमेरिका में है, और फिर इसके बाद दुबई का है जो कि UAE में है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को दिया गया है।
महाराष्ट्र के बेलोरा में अमरावती एयरपोर्ट को अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। और चेन्नई एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान यात्री कैफे का हाल ही में उद्घाटन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने मेडल टैली में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है। तो अभी हाल ही में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया था। तो इसमें भारत ने 87 मेडल जीते हैं, जिसमें से 83 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, और ये चैंपियनशिप केडी जादव एरिना और इंदिरा गांधी खेल परिसर नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 की अगर हम मेडल टैली की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर भारत है, जिसने 83 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस प्रकार से 87 मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर जापान है, तीसरे स्थान पर मंगोलिया, चौथे स्थान पर ओमान और 5वें स्थान पर नेपाल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MGS नारायणन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों वह भारत के एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। उनका संबंध केरल राज्य से था। तो उनका केरल के कोझिकोड में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, या के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया है। ईसाइयों के धर्म गुरु पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। और कथक नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का निधन हुआ है। प्रख्यात पर्यावरणविद दरीपल्ली रामैया का निधन हुआ है। राई लोक नर्तक राम सहाय पांडे का निधन हुआ है। एक्टर मनोज कुमार का निधन हुआ है। एक्टर और डायरेक्टर मनोज भारती राजा का निधन हुआ है। और अमेरिका के महान मुक्केबाज जॉर्ज फोरमैन का अभी हाल ही में निधन। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। अभी प्ले स्टोर पर आपको स्टडी कर का ऐप नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ काम चल रहा है, जिसके कारण वो प्ले स्टोर पर शो नहीं हो रहा है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, या फिर आप स्टडी कर की वेबसाइट पर जा करके और ये ऐप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐप पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF क्लास नोट और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन। तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, इन सभी टॉपिक को कवर किया जाना है। अगर आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए कूपन कोड यूज करें अर्जुन 300, तो आपको 300 रुपये की छूट मिल जाएगी। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है, जिसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? ओडिशा। एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? IISc बेंगलुरु। पायल कपाड़िया को किस देश के द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नामसाई, अरुणाचल प्रदेश। भारत ने थैलीसीमिया और सिकल सेल रोग के प्रबंधन के लिए किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है? नेपाल। इंडिया स्टील 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई। हाल ही में निम्न में से किसमें 6.2 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया था? तो मरमरा सागर में। हाल ही में भारत ने किस रोग के लिए जीन थेरेपी में सफलता हासिल की है? हीमोफीलिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 भारत के किन 2 राज्यों से की जाएगी? उत्तराखंड और सिक्किम। शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस संस्थान को डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? भारतीय जनसंचार संस्थान। ड्रीमी टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सेनन। और T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे इंडियन कौन बने हैं? रोहित शर्मा। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम नदी तट पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण भारतीय शहर डिस्कस करेंगे, जैसे विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, नेल्लौर पेन्नार नदी के किनारे, अमरावती कृष्णा नदी के किनारे, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, दमन गंगा नदी के किनारे है, और सूरत ताप्ती नदी या तापी नदी के किनारे है, कर्णावती ये अहमदाबाद साबर नदी के किनारे है, और भरूच नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं इनको आप नोट जरूर कर लें। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सारनाथ बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदा है?
जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं।